हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 21 मई के करंट अफेयर्स। कल मंडे है और मंडे को हम डिस्कस करेंगे हमारा वीकली सीए। वीकली सीए में आपको बेसिकली पूरे हफ्ते का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो वहाँ पे बताया जाता है और आपका एक छोटा सा क्विज़ होगा, एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कल 7 AM परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको वीकली सीए मिल जाएगा। सो स्टार्ट करेंगे हम 21 मई के करेंट अफेयर्स। अगर आज की क्लास की पीडीएफ आपको लेनी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम से पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी या फिर आप वेबसाइट से भी पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पे हैरिसन फोर्ड। ये है हैरिसन फोर्ड और अभी जो रिसेंटली 76 एडिशन चल रहा है ना कांस फिल्म फेस्टिवल का, तो उसमें इन्हें पाल्म डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। तो एक्टर है हैरिसन फोर्ड, ऑनर विद अ प्रेस्टिजियस पाल्म डियोर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 76 कांस फिल्म फेस्टिवल। ये कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। और कौन सा एडिशन है? 76 एडिशन है। ठीक है, और जो इस कांस फेस्टिवल की शुरुआत की जाएगी वो भी इनकी ही फिल्म के प्रीमियर से की जाएगी। अगली पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है अन्नू रानी। अन्नू रानी एक जेवलिन थ्रोअर है, मतलब ये भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने रिसेंटली फेडरल कप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, फेडरल कप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पर हुआ था ये चैंपियनशिप? तो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में इसका आयोजन किया गया था। जब इन्होंने थ्रो किया तो इनका जो थ्रो था वो 59.24 मीटर का था। अगर हम बात करें एशियन गेम्स के बारे में, तो एशियन गेम्स में क्वालिफाई करने के लिए जो टारगेट है, जो स्टैंडर्ड है, वो है 56.46 मीटर का। तो इन्होंने उस स्टैंडर्ड को ब्रीच कर दिया और अभी एशियन गेम में भी पार्टिसिपेट करेंगी। एशियन गेम्स जो है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की जाएगी। तो आपको नाम याद रखना है, अन्नू रानी। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन थ्रोइंग में फेडरल कप 2023। ठीक है, चलिए अब हम कुछ स्टेट न्यूज़ देखते हैं। लखनऊ टू गेट न्यू फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेटिव इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। ये इंस्टीट्यूट बेसिकली प्रमोट करेगा रिसर्च में और फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अभी फिलहाल यूपी का जो कंट्रीब्यूशन है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में वो केवल 2% है। यहाँ पे टारगेट है कि 10 से लेकर 12% तक पूरी कंट्री में कंट्रीब्यूशन हो यूपी का फार्मा सेक्टर में। इसलिए ये 6th लार्जेस्ट स्टेट, यूपी जो है वो 6th लार्जेस्ट स्टेट इन द नेशन इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में यूपी 6वें स्थान पर आता है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है और लखनऊ में ही फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। अभी ये 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। ये 3 अलग अलग कंट्री का टूर करेंगे। वो कौन कौन सा? जापान के अलावा पापुआ न्यू गिनी एंड ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे। ठीक है, तो अब जापान में क्या है? तो जापान में हो रही है G7 की समिट। तो उस G7 समिट में ये पार्टिसिपेट करेंगे। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, फ्यूमो किसीदा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था कि आप G7 समिट में शामिल होने आइए जापान। इसलिए ये जा रहे हैं कहाँ पे? जापान। At first, he will attend G7 summit in Japan at the invitation of Japanese Prime Minister Fumio Kishida। G7 समिट में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे अलग अलग मुद्दों पे डिस्कशन होगा। फूड एंड हेल्थ डेवलपमेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन सब मुद्दों पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। उसके बाद ये पापुआ न्यू गिनी विजिट करेंगे। पापुआ न्यू गिनी में जो 3rd समिट होने जा रहा है इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉरपोरेशन का, उसको भी ये होस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 3 देशों की यात्रा के लिए निकल चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब G7 समिट हो रही है तो यहाँ पे जो G7 कंट्री है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। तो यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के सामने आती है कि यूनाइटेड किंगडम, यूके ने सैंक्शंस लगा दिए हैं रशिया पे, रशिया के मेटल्स और डायमंड्स पे। G7 मीटिंग में जापान में उन्होंने ये फैसला लिया है। तो ब्रिटेन ने जापान में G7 बैठक में रूसी हीरो और धातुओं पर प्रतिबंध की घोषणा की है। डायमंड और मेटल जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं, वो प्रतिबंधित कर दिए हैं रशिया के, किसने? यूके ने।
कहाँ पर? G7 समिट में। The ban especially cover import of copper, aluminium and nickel of the Russian origin. G7 जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है। G7 में आपको 7 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। वो 7 मेंबर्स कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। और जापान में ही G7 समिट चल रही है। G7 का फॉर्मेशन 1973 में हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे हम तमिलनाडु का एक कह सकते हैं कि एक फेस्टिवल है, एक स्पोर्ट गेम है, बुल फाइटिंग के बारे में आपने सुना होगा, जलियाकट्टू। ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले बैन लगाया था, कहा था कि इससे एनिमल इंजर हो सकते हैं और कई सारे लोगों की जान भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक कमेटी बनाई गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी जिसमें 5 जजेस थे। कितने जजेस थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में? 5 जजेस थे। मैं आपको बता दूं, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो जजेस के नंबर होते हैं वो हमेशा और हमेशा ऑड नंबर होते हैं, मतलब 3, 5, 7, 11 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई थी और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड कौन कर रहे थे? जस्टिस KM जोसेफ। और उन्होंने कहा है कि जो जलियाकट्टू मतलब जो तमिलनाडु का हाई कोर्ट का वर्डिक्ट था ना, उसको ही इन्होंने अपहोल्ड किया है और इसको वैलिडेट बताया है कि हाँ, ये जलियाकट्टू जो फेस्टिवल है उसको यहाँ पे खेला जा सकता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे है, सुप्रीम कोर्ट ने जलियाकट्टू की इजाज़त देने वाले तमिलनाडु के कानून को बरकरार रखा है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ तमिलनाडु लॉ दैट अलाउ जलियाकट्टू अ बुल फाइटिंग स्पोर्ट। तमिलनाडु गवर्नमेंट टू बी सेंट्रल तमिलनाडु गवर्नमेंट टू द सेंट्रल क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत ये फैसला दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हमारे एक टेलीस्कोप के बारे में। ये हमारा देश का कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेलीस्कोप है। इसका नाम क्या है? हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। हिमालयन चंद्रा, चंद्रा से आपको याद आता होगा हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनके नाम में चंद्र वर्ड आता है, उन्हीं के नाम पे इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनके नाम पे ही इस टेलीस्कोप का नाम रखा गया है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, जो कि 2 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसका नाम यहाँ पे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे रखा गया है। कहाँ पर? ये हैनले में, हैनले लद्दाख में आपको ये टेलीस्कोप देखने को मिलेगा। तो हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप इन हैनले रिसेंटली ज्वाइंट हैंड विथ 10 अदर ग्लोबल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे इसने हाथ मिलाया है 10 अलग अलग ग्लोबल ऑब्जर्वेटरीज के साथ। किस लिए? किस चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए? to observe the brightening of blazer, one of the most powerful object in the universe। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्लेजर क्या है, ब्लेजर क्या है। तो ब्लेजर यूनिवर्स में अगर आप देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ ब्लैक, मतलब जो एम्पावर होता है ब्लैक होल से, और बहुत ही ब्राइटेस्ट यूनिवर्स का ऑब्जेक्ट है जिसको कहते हैं हम ब्लेजर। ब्लेजर इज अ टाइप ऑफ गैलेक्सी। दिस इज पावर्ड बाय द huge black hole and is among one of the brightest and most powerful object in the universe, जिससे गामा रेज, एक्स रेज, एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो रेडिएट करता है ये। और इसके ही ऑब्जर्वेशन के लिए 10 अलग ऑब्जर्वेटरीज के साथ हाथ मिलाया है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। ये हिमालयन चंद्र जो टेलीस्कोप है ना लद्दाख में, ये 10th हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप है पूरे वर्ल्ड में। ये 4500 मीटर की हाइट पर सिचुएटेड है। ठीक है, अगली बात करेंगे INS बागसीर के बारे में। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट जो लगातार करंट अफेयर्स देखते रहते हैं उनको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि मैंने कई बार आपको प्रोजेक्ट 75 के बारे में बताया है। ठीक है, तो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75, ये प्रोजेक्ट 75 की 6वें नंबर की सबमरीन है जिसका नाम है INS बागसीर। इंडियन नेवी कलवरी क्लास बागसीर रिसेंटली कमीशन हर सी ट्रायल। तो सी ट्रायल के लिए इसको उतारा गया है INS बागसीर को। ये 6वें नंबर की स्कॉर्पियन सबमरीन है प्रोजेक्ट 75 की। इसका नाम बागसीर बेसिकली रखा गया है। बागसीर एक प्रकार की मछली का नाम है जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। इट इज़ अ नेम आफ्टर द सैंड फिश। ठीक है, जो कि इंडियन ओशन में पाई जाती है। ये जो कलवरी क्लास की सबमरीन है ना, वो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन है। और इसको तैयार किसने किया है? तो तैयार किया है इसको फ्रेंच नेवल डिफेंस एंड एनर्जी कंपनी, इसके अलावा मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, इन दोनों की मदद से कलवरी क्लास की सबमरीन को तैयार किया गया है। बेसिकली हमने यहाँ पे फ्रांस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया था। अगली बात हम यहाँ पे करेंगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में।
अब ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, तो बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा हम डिपेंड इस पे करते हैं, हम क्या, और भी कंट्रीज़ जो हैं हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की और यूरोप की भी, वो डिपेंड करती है, जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं वो आपका स्वेज कैनल पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा कॉरिडोर हमें डेवलप करना है कि जो स्वेज कैनल पे डिपेंडेंसी है ना वो कम हो सके, और यूरोप कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ के बीच में हम ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकें। मतलब हम इस तरीके के सी रूट और रेलवे लाइन को बिछाने का काम करना है। ठीक है, यही है आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक का फॉर्मेशन किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। रशिया और ईरान के बीच में इस डील को साइन किया गया है। ये रशिया और ईरान के बीच में इस रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए MOU साइन हुआ है। इस रेलवे लाइन का नाम है रस्त अस्तरा रेलवे। रस्त अस्तरा रेलवे लाइन यहाँ पे तैयार की जा रही, जो कि पार्ट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। और इस रेलवे ट्रैक को बिल्ड करने के लिए रशिया और ईरान के बीच में डील साइन हुई है। ये आपकी जो रेलवे लाइन है बेसिकली इंडिया किस किस को कनेक्ट करेगी, एक बार हम मैप पे देखते हैं। ये देखो, इंडिया, ईरान, यहाँ अजरबैजान और रशिया को ये आपस में कनेक्ट करेगी। तो ये रेलवे लाइन से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमें स्वेज कैनल पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। ये रेलवे ट्रैक लगभग 162 किलोमीटर का होगा, जो कि रस्त कहाँ है, ईरान में है, नियर द कैस्पियन सी, और अस्तरा जो कि अजरबैजान में है, उनको आपस में मतलब उसी के नाम पे इस रेलवे लाइन का नाम रखा गया है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं। द रेलवे अलॉन्ग द कैस्पियन सी कोस्ट would help to connect Russian port on the Baltic Sea and Iranian port with the ocean, Indian Ocean and the Gulf। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो आपकी रेलवे लाइन होगी वो बाल्टिक सी में जो रशियन पोर्ट है और इंडियन ओशियन में जो ईरान का पोर्ट है उसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं हम। अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में बात करें तो एक मल्टी मोड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसमें शिप, रेल रूट, रेलवे, इसके अलावा रोड के ज़रिए हम कार्गो और शिपमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये लगभग 7,200 किलोमीटर का ये रूट होगा, जो कि इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप के कई सारे कंट्रीज़ को कनेक्ट करेगा। इसको 12 सितंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। 12 सितंबर 2000 में इसे सेंट पीटर्सबर्ग से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मकसद केवल इतना ही है कि इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में हमें ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना है और ट्रांजैक्शंस को भी बढ़ावा देना है। फिलहाल इसमें 10 कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूड, मतलब इसको और भी ज़्यादा एक्सपांड करने की बात हो रही है कि 10 नई कंट्रीज़ इसमें ऐड ऑन की जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे बुल्गारिया, लातविया, एस्टोनिया, ये सब लोग भी ऑब्जर्वर और इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं इस कॉरिडोर में शामिल होने के लिए। चलिए अगली बात करेंगे हम ऑपरेशन ध्वस्त। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि ऑपरेशन ध्वस्त किसने रन किया है। तो ऑपरेशन ध्वस्त रन किया है NIA ने। NIA क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 129 लोकेशन पे 8 अलग अलग राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त को कंडक्ट कराया। और ये ऑपरेशन ध्वस्त के अंतर्गत 3 आतंकवादियों को अरेस्ट भी किया है। ये आतंकवादी क्या करते थे, तो टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। ये क्या करते थे, सब क्रिमिनल एक्टिविटी करते थे, गैंगस्टर थे और ड्रग्स की सप्लाई करने का काम भी करते थे। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग भी इनको मिल रही थी बेसिकली। तो इन 3 आतंकवादियों को इन्होंने, मतलब 3 अलग अलग जगहों से आतंकवादियों को अरेस्ट किया है NIA ने, जिसके लिए इन्होंने ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बेसिकली एक बॉडी है जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के अंतर्गत 2008 में ही तैयार किया गया था। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में और उसकी कई सारी ब्रांचेज हैं, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर एंड जम्मू। अगर फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल के बारे में बात करें NIA के, तो वो है राधा विनोद राजू। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, WHO के डायरेक्टर जनरल ने रिसेंटली ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2023 को अनाउंस किया है। अभी अनाउंसमेंट किया है, 21 मई को ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, तो WHO डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एधनोम है। उन्होंने रिसेंटली ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड 2023 अनाउंस किए हैं और ये अवार्ड 2 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। ये अवार्ड किसे दिए जाएंगे, 2 व्यक्तियों को उनके अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड दिए जाएंगे। कब और कहाँ पे, तो 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, 76 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ होगी, जेनेवा में होगी। 21 मई को उनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। अब वो 2 पर्सन कौन कौन से हैं, तो पहले पर्सन है प्रोफेसर जीन जैकब
म्यूम्बे, ठीक है, टेम्फम ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने इबोला वायरस की वैक्सीन और उसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन किया है, इसलिए इन्हें ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड दिया जाएगा। दूसरे व्यक्ति हैं प्रोफेसर पीटर पायट, जो कि बेल्जियम से हैं। अच्छा, ये प्रोफेसर जो है वो कॉन्गो से है, ठीक है ना, अफ्रीका से, ये बेल्जियम से है। और इन्होंने HIV एड्स जो के एपिडेमिक के लड़ाई के लिए मैनेजमेंट किया है, लीडरशिप संभाली है, इसलिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम WMO। WMO क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसने रिसेंटली कुछ बातें कही हैं, वो बातें हमें देखनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर एक्सपेक्टेड टू बी द हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड UN। तो यूनाइटेड नेशन का बॉडी है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसने रिसेंटली वार्न किया है कि आने वाले जो 5 साल है, मतलब 2023 से लेकर 2027 तक, ये सबसे गर्म साल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल नीनो और ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट, दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पे हमारे क्लाइमेट पे देखा जा रहा है, इसलिए आने वाले जो 5 साल है वो सबसे गर्म साल होंगे, ऐसा WMO ने कहा है। और WMO ने कहा है कि हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट था ना, कि हम अपने एवरेज अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होने देंगे, तो हम इस टारगेट को भी ब्रीच कर जाएंगे 2027 में, ऐसा एक्सपेक्टेड अनुमान लगाया है अकॉर्डिंग टू द WMO। ठीक है, इतनी चीज़ें। इसके अलावा वही पेरिस एग्रीमेंट के बारे में जो मैंने कहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एक एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करती है। ये इसका काम है सपोर्ट करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एटमॉस्फेरिक साइंस पे, अर्थ एटमॉस्फेयर और उसकी प्रॉपर्टी पर स्टडी करना, ये इनका काम है। और ये लॉन्ग टर्म वेदर फॉरकास्टिंग करने का काम, क्लाइमेट चेंज के बारे में फॉरकास्टिंग करने का काम भी करती है। इसका फॉर्मेशन 23 मार्च 1950 को हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WMO के सेक्रेटरी जनरल कौन है? पीटरी टलास है। अगली बात करें कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम मतलब UNEP के बारे में। UNEP की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट। तो क्वेश्चन पहला तो ये बनेगा कि टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? तो ये रिपोर्ट UNEP के द्वारा पब्लिश की गई है। ये रिपोर्ट हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि प्लास्टिक पोल्यूशन कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो UNEP सजेस्ट मेजर टू रिड्यूस 80% ऑफ द वर्ल्ड प्लास्टिक पॉपुलेशन बाय द 2040। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने टर्निंग ऑफ द टैप रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को हम 80% तक रिड्यूस कर सकते हैं 2040 तक, 2040 तक, अगर कंपनीज और कंट्रीज अलग अलग पॉलिसीज बनाएं और इफेक्टली अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन हमारे ओशियंस को भी ख़राब कर रहा है और ये हमारी जो मरीन बायोडाइवर्सिटी है उसको भी खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, ये बातें इसने कही हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल जो है वो आर परचेज एवरी मिनट, हर एक मिनट में 1 मिलियन प्लास्टिक बॉटल परचेज की जाती हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे इस रिपोर्ट में बताया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि 400 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल जनरेट होता है और ये प्लास्टिक वेस्ट कहीं ना कहीं से नदियों के माध्यम से समुद्र में पहुंची जाता है, तो नदियों को भी खराब करता है और समुद्र के पानी को भी खराब करता है। इसलिए हमें यहाँ पे इन्होंने कहा है टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अननेसेसरी प्लास्टिक्स द रिपोर्ट सजेस्ट टैकलिंग द प्रॉब्लम विद अप्रोच ऑफ रीयूज रिसाइकल। ठीक है, रीयूज रिसाइकल के कॉन्सेप्ट में हमें काम करना है। नेक्स्ट बात करेंगे HDFC के बारे में। HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट डिफेंस फंड। तो यहाँ पे HDFC लिमिटेड के द्वारा इंडिया का पहला डिफेंस म्यूचुअल फंड मतलब डिफेंस सेक्टर को फोकस करते हुए म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। म्यूचुअल फंड में आप आप अपना जो पैसा होता है वो कई सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका डिफेंस के सेक्टर में म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है ना HDFC में, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने टोटल एसेट का 80% आपका डिफेंस के अलग अलग जो प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग जो कंपनी होती हैं उनमें इन्वेस्ट होगा, बाकी 20% आप दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फंड। बेसिकली यहाँ पे ये इन्वेस्टर को बताना चाहते हैं कि जो डिफेंस सेक्टर है वो भी बहुत प्रोग्रेसिव है और किस तरीके से डिफेंस सेक्टर का भी पार्टिसिपेशन है, इसलिए इस फंड को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आदित्य बिरला कैपिटल लॉन्च
उद्योग प्लस को लॉन्च किया है। उद्योग प्लस क्या है? बेसिकली ये एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को लोन की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इसलिए यहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल के द्वारा एमएसएमई फोकस पोर्टल उद्योग प्लस को लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड कैपिटल, है ना। इनको कैपिटल मतलब पैसा प्रोवाइड करने, इन्वेस्टमेंट देने और यूटिलिटी सर्विस देने। इसमें कहा है कि इट ऑफर ऑनलाइन लोन्स अप टू द 10 लाख टू एमएसएमई। तो यहाँ पे ऑनलाइन 10 लाख रुपए का लोन, 10 लाख रुपए तक का लोन एमएसएमई को दिया जा सकता है। यहाँ पे बोला है कि 2 लाख रुपए तक के लोन को लेने के लिए आपको किसी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होगी, किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो उस केस में आपका जीएसटी रिटर्न और आईटीआर वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ है आज की। अंडर क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई डिसाइडेड टू विथड्रॉ 2000 रुपी नोट फ्रॉम सर्कुलेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि क्लीन नोट पॉलिसी किसकी है? आरबीआई की है। कब इसे लॉन्च किया गया था इस पॉलिसी को, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो इस क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर आरबीआई ने डिसाइड किया है कि जो सर्कुलेशन में 2000 रुपीज़ के नोट हैं उनको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन 2000 के जो नोट है वो विल कंटिन्यू टू बी द लीगल टेंडर, बट ये लीगल टेंडर रहेंगे, लेकिन इनको सर्कुलेशन से बंद कर दिया जाएगा। ये बात यहाँ पे कही है। जिन भी इंडिविजुअल डिपॉजिटर के पास, इंडिविजुअल पर्सन के पास 2000 रुपये के नोट हैं तो वो लोग बैंक में जाके उन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज शुरू हो जाएगा 23 मई से, और कब तक चलेगा? 30 सितंबर तक एक्सचेंज किया जा सकता है 2000 रुपये का नोट। और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20,000 रुपीज़ के आप जो अमाउंट है 2000 रुपये के नोट का वो आप सबमिट कर सकते हैं बैंक में, और उसकी जगह एक्सचेंज मनी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी 1999 मतलब 1999 में इंट्रोड्यूस की थी। इसका मकसद केवल इतना सा था कि मार्केट में जब कटे फटे नोट होते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर सेलो टेप लगा है या कोई नोट फट गया है तो कोई भी मर्चेंट, कोई भी शॉपकीपर या कहीं भी वो नोट नहीं चलता। तो उन कटे फटे नोटों का क्या किया जाए? तो कटे फटे नोटों को मार्केट से हटाने के लिए, सर्कुलेशन से हटाने के लिए बेसिकली क्लीन नोट पॉलिसी को लॉन्च किया गया था बाय द आरबीआई। और ये क्लीन नोट जो है मतलब जो कटे फटे नोट हैं आप उनको बैंक में जाके जमा कर सकते हैं और बैंक से आप उसके बदले साफ़ सुथरे अच्छे नोट ले सकते हैं। तो ये है क्लीन नोट पॉलिसी, और इसी के अंदर 2000 रुपये के नोट को मार्केट से हटाने की बात आरबीआई ने की है, लेकिन वो अभी भी लीगल टेंडर रहेगा, ये बात भी आरबीआई ने कही है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पहल। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल को लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी विल सेट अप एथेनॉल प्लांट एट ऊना इन हिमाचल प्रदेश एट द कॉस्ट ऑफ 500 करोड़। तो इथेनॉल प्लांट हिमाचल प्रदेश में कौन लगाएगा? एचपीसीएल लगाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेट अप अ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट इन विच सिटी? किस सिटी में? तो आज ही हमने देखा है लखनऊ में, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सिटी इन इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट टू मेजर इट्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला सिटी कौन बन गया है? भोपाल बन गया है, भोपाल बन गया है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे Union Minister for Ayush Sarvananda Sonowal has inaugurated 2-day National Ayush Mission Conclave in which city? तो नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 2 दिन कॉन्क्लेव चलेगी, और किसने लॉन्च किया है? सर्वनंदा सोनोवाल ने, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन करुण। ऑपरेशन करुण लॉन्च किया था किस कंट्री में एड फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाने के लिए? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन डी। अन्नू रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अन्नू रानी जो है वो किस गेम से है? तो आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो से है, मतलब भाला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया बैग 16 मेडल एट द साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप। क्वेश्चन है कि जो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी वो कहाँ पर खेली गई थी? तो ईटानगर में खेली गई थी, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जल जीवन मिशन ने रिसेंटली अपने 12 करोड़ का टारगेट अचीव किया है, और 12 करोड़
घरों में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए हैं अक्रॉस द कंट्री। क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन को कब लॉन्च किया गया था, 2015, 2016, 17, 18 या फिर 19। जो भी सही आंसर आपको लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी सारी बातें हम आने वाले सेशन में करेंगे। ट्यूसडे को हमारा सीए आएगा। कल मंडे है और मंडे को हम अपने वीकली सीए को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा। सो मिलते हैं कल मॉर्निंग 7 AM। टेक केयर एंड बाय बाय।